अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। नाज़रीन, बात अफ़गानिस्तान की तो आज भी होगी। अंदर खाने ये कहा जा रहा है तालिबान के डिफरेंसेस है, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज हम मुल्क के अंदर की जो सूरत हाल इक़्तिसादी, उस पर हमने सोचा एक नशिस्त करें, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी पे रोज़मर्रा के हवाले से सबकी ज़िंदगी पर असर बड़ा हो रहा है। और यानी कि मसलन डॉलर की जो कीमत है, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतनी ज़्यादा कीमत डॉलर की नहीं हुई, रुपया इतना डिप्रिशिएट नहीं हुआ। कोई 100, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 168 रुपये से ज़्यादा कोई डॉलर की इस वक्त है कीमत। और 4 माह में डॉलर की कीमत में 17 रुपये इजाफा हुआ है। साथ साथ महंगाई को देखें, महंगाई भी आसमान से बातें कर रही है। और जो डॉलर की जो कीमत बढ़ी है नाज़रीन, उसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि 1950 अरब रुपए का इजाफा होगा, जो कि कर्ज पाकिस्तान ने देना है। तो ये बातें जो हैं, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अपोजिशन में थे वो ये फरमाया करते थे कि ये चीज़ें बड़ी अहम हैं, और इससे अगर ये मसाइल पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब कि इक़्तिसादियात की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उसकी मैनेजमेंट में। वैसे भी पाकिस्तान में 3 साल में मुल्क की जो कर्ज़े हैं 24,000 अरब से बढ़कर 38,000 अरब हो गए हैं। अच्छा, ये तो नाज़रीन आप को लगेगा टेक्निकल बातें। जो अहम बातें वो ये हैं कि कीमत में चीज़ों की इजाफा हुआ है। 3 रोज़ पहले आपने देखा दाल की कहीं कीमत में 20 रुपये, आटे की कोई 40 रुपये, तेल की में क्या क्या कीमतों में इजाफा। पेट्रोल है उसका कभी सस्ता हो जाता है, उसमें इजाफा होता है। दूसरी तरफ हुकूमत से बात करें तो हुकूमत के लोग कहते हैं, करता धरता, वो कहते हैं जी आप बात क्या कर रहे हैं, जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट तो 6 से ज़्यादा आगे चली गई है, यानी कि इस वक्त इकॉनमी का ओवरहीट होने का मामला है। और वो कहते हैं कि इंपोर्ट्स को देखिए, इंपोर्ट्स जो है वो भी बढ़ गई हैं। साथ साथ वो कहते हैं जो रेवेन्यू है, वो जो कमाई है हुकूमत की, रेवेन्यू है वो भी बढ़ गया है। तो ये 2 पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं नाजरीन, और इस पर देखना है कि असल में हो क्या रहा है। क्योंकि यकीनन प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, और ग्रोथ की बात करते हैं, और इनिशिएटिव जो लिए उनकी बात करते हैं, अच्छी पॉलिसीज़ की बात होती है, टेक्सटाइल की बात होती है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। वो एक अपनी तय सही बात है। लेकिन ये जो महंगाई है, ये जो डॉलर है, ये तमाम है, ये इसका मकसद क्या है, इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता, तो ये सब बातें हैं नाज़रीन। इस पर बात करने के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अशफाक तोला साहब, बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, इकॉनमी पे लिखते हैं, टैक्स इशूज़ पर लिखते हैं, और आप इनको प्रोग्राम्स में देखते हैं। शुक्रिया तोला साहब, आप तशरीफ़ लाए। फ़ारूक सलीम साहब नाजरीन, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब इकॉनमिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, हुकूमत के एक वक्त थोड़ी देर के लिए एडवाइज़र भी रहे, स्पोक्स पर्सन रहे इकॉनमी के हवाले से। थैंक यू सो मच फ़ारूक, आपने भी हमें ज्वाइन किया। मुजम्मिल असलम साहब हैं, इकॉनमिस्ट हैं, और ये बात करते हैं इकॉनमी पे, एक्सपर्ट हैं, जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, और ही सीज़ द ग्लास इज़ हाफ फुल, के हालात बेहतर हैं, इतने बदतर नहीं है जो बात हो रही है। आपका भी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, आप तशरीफ़ लाए। फ़ारूक, आपसे शुरू करते हैं। आप बताइएगा, इस वक्त आपको जो लोग कुछ वावेला कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये एग्जैजरेटेड है? कुछ तो हक़ाइक़ हैं जो आपने बयान कर दिए हैं, ख़ास तौर पे रुपये और डॉलर की पैरिटी के हवाले से। अब सवाल ये पैदा होता है, इन हक़ाइक़ को हुकूमत भी जो है वो डिनाई नहीं करती है। जिस हवाले से हमारी खुराक की कीमतें बढ़ी हैं, अब हुकूमत जो है वो ख़ुद से गंदम भी इंपोर्ट कर रही है, और गंदम इंपोर्ट हो रही है कोई 61 रुपये पे। इसी तरह जो चीनी इंपोर्ट हो रही है वो कहीं 106 पे हो रही है। तो वही पिछले 3 सालों में गंदम की कीमत में, चीनी की कीमत में जो 100% इजाफा हुआ है, उसका हुकूमत खुद से इकरार करती है। इसमें कोई जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अदाद शुमार आ रहे हैं, उसमें भी ये सब लिखा जा चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि इसके पीछे वजूहात क्या है, वजह क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आम आदमी के ऊपर इसका असर क्या होगा। और इन दोनों सवालों से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। देखिए, अब जिस तेजी से रुपया गिर रहा है, इसके बहुत सारे इशारे सामने आते हैं। दुनिया में किसी भी मुल्क की जब करेंसी गिरती है
तो आप सोचिए कि उनके शहरी जो हैं वो दुनिया की परचेजिंग पावर के हवाले से रोजाना की बुनियाद पे गरीब होते चले जा रहे हैं। यानी कि हमारी कुव्वत खरीद जो है वो गिरती चली जा रही है। जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं जो हम मुल्क के बाहर से मंगवाते हैं, आप गौर कीजिए कि पेट्रोल आता है, डीजल आता है, गंदुम इंपोर्ट हो रही है, चीनी इंपोर्ट हो रही है, कपास हमने इंपोर्ट की है, खाद इंपोर्ट होती है, लोहा इंपोर्ट होता है, स्टील इंपोर्ट होता है, हत्ता कि चाय इंपोर्ट होती है, मिर्चें इंपोर्ट होती हैं। अब जब ये रुपया डॉलर के सामने गिरता है तो ये जितनी चीजों का मैंने जिक्र किया, इन सब की कीमतें जो हैं वो आप देखिएगा कि अगले चंद हफ्तों में बढ़ना शुरू हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अब जब कीमतें बढ़ती हैं, जिसको हम अफरात ज़र कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, तो उसके नतीजे में फिर जो गुर्बत की शरह है, आबादी जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रही है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जब गुर्बत बढ़ जाती है तो फिर वो फूड इनसिक्योरिटी, वो खुराक का अदम इस्तेहकाम आ जाता है, खुराक की किल्लत शुरू हो जाती है, और फिर उसके नतीजे में क्राइम बढ़ जाता है सोसाइटी में। तो ये एक वो विशेष सा साइकिल है जो अच्छा, तो आप फरूक आप कह रहे हैं बेसिकली कि ये यानी कि आपने तो पूरा एक्सप्लेन किया कि इंपोर्ट, क्योंकि इतनी ये तमाम चीज़ें होती हैं इसलिए ज़ाहिर है अफरात ज़र महंगाई तो बढ़ेगी अगर डॉलर की कीमत बढ़ेगी। तो आप ही से पूछती चलूँ बिफोर आई गो टू द अदर गेस्ट कि फिर हुकूमत के बस में तो नहीं है कि डॉलर जो है उसकी कीमत को नीचे रखे और ये रुपए को या आर्टिफिशियली उसको, जैसे इसाक डार साहब के ज़माने में था कि आप डिप्रिशिएट नहीं होने देते, मतलब हुकूमत वो तो नहीं कर सकती। तो क्या इसमें हुकूमत की तनकीद कहाँ बनती है? बिल्कुल ठीक, बड़ा वाजिब सवाल है कि हुकूमत की तनकीद कहाँ बनती है। आपने डार साहब का जिक्र कर दिया, लेकिन आज ही जो शहबाज राना साहब की स्टोरी है उसमें वो ये बता रहे हैं कि पिछले 3 महीनों में स्टेट बैंक ने 1.2 अरब डॉलर मार्केट में फेंका है। यानी कि औसतन अगर आप गिनिए तो सोचिए 15 से 20 मिलियन डॉलर ऑन एवरेज रोजाना का स्टेट बैंक जो है वो डॉलर्स मार्केट में फेंक रहा है। और उम्मीद ये है, इस फेंकने की पीछे वजह ये है कि जो डॉलर का रेट जितनी तेजी से बढ़ रहा है उसको किसी तरह स्टेबल किया जाए, कोई ऑर्डरली डिवैल्यूएशन की जाए। तो जो इंटरवेंशन है वो अब भी हो रही है, जैसे आपने डार साहब के जमाने में कहा उस वक्त भी हो रही थी। ये मैं जरूर समझता हूं कि इस वक्त हमारे जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं डॉक्टर बाकिर रजा साहब, वो बड़े पेशावर, बड़े प्रोफेशनल हैं, बड़े कॉम्पिटेंट हैं, और वो जो सिमत है, ओवरऑल सिमत जो है रुपए की गिरने की, उसको उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि अगर कोई सट्टाबाज आना चाहे मार्केट के अंदर, जो डिवैल्यूएशन हो रही है उसको वो ऑर्डरली रखना चाहेंगे, ही विल गो बाय द बुक। और अगर कोई सट्टाबाज आएगा तो फिर आप देखिएगा कि इंटरवेंशन जो है वो स्टेट बैंक के गवर्नर मजीद बढ़ा देंगे। लेकिन जो सिमत है वो सिमत डिटरमिन करनी है हमारी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में। हुकूमत क्या कर सकती है? बिल्कुल वाजिब है कि ये शॉर्ट। अच्छा, आप कह रहे हैं जो सिमत है, फरूक आप कह रहे हैं जो सिमत है वो दुरुस्त है जनरली, और लेकिन फिर तो आपने जो प्रॉब्लम है उस पर लगता ये है कि तोला साहब हुकूमत की तो तनकीद नहीं कर रहे, वो बता रहे हैं कि ये मामलात हैं और हुकूमत वो कर रही है जो वो कर सकती है। और ये भी बड़ी दिलचस्प उन्होंने बात की कि डार साहब के हवाले से आपको याद है कि बड़ी तनकीद होती थी कि जी आर्टिफिशियली उसको रखा रुपए को वो एक लेवल पे। ये कह रहे हैं कि फरूक साहब कह रहे हैं कि ठीक आज जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो गवर्नर स्टेट बैंक है ही इज अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन। आप बताइए योर टेक ऑन दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच मैडम। ये फ़ारूक सलीम साहब ने जो कहा प्रोफेशनलिज्म की, वहाँ तो ज़ाहिरी बात है कोई क्रेडेंशियल्स भी आपको बता रहे हैं इनके, बट प्रोफेशनल इन मैनेजमेंट एज फार एज पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ कंसर्न आई हैव अ डिफरेंट व्यू, आई बेग टू डिफर। देखिए, जहाँ तक आपने डार साहब के दौर की बात की है, पीपल्स पार्टी के दौर में इसी स्टोरी में जिसका ये हवाला दे रहे हैं डॉक्टर साहब, 3.43 बिलियन डॉलर्स आपके गए थे, पंप इन हुए थे मार्केट के अंदर। डार साहब के दौर में शुरू में मैं आपको विटनेस करके दे सकता हूँ, और ये मेरा ख्याल है दोनों मेरे दोस्त एग्री करेंगे कि मेरी एक कुर्बत थी इनसे और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। शुरू के दौर में जब 111 रुपये से डॉलर 100 रुपये से 111 गया, और 111 से फिर 94 और 98 और फिर 104 पे जब स्टेबल किया गया था, उस वक्त इस तरीके से पंपिंग नहीं किया गया था
कि गवर्नमेंट के रिजर्व से डिश आउट किया जाता। ये मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ और ये आप किसी भी तरीके से किसी भी हवाले से मैं बताने के लिए तैयार हूँ। जब तक आप IMF के प्रोग्राम में थे, मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ उस मामले में, उस वक्त तक कोई ऐसा पैसा नहीं गया था मार्केट में जस्ट टू कीप द करेंसी स्टेबल। देयर आर सर्टन टेक्निकल इश्यूज विच मेरा ख्याल है इट इज़ बियॉन्ड, काफ़ी चीज़ों के होते हैं, आई कांट रिवील इट। इसके बाद हालात जब ख़राब हुए, जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई, यस बहुत ज़्यादा पंपिंग हुआ है मार्केट में और इसकी एक कॉस्ट आपको पे करनी पड़ी, बोरोइंग हुई और बोरोइंग के साथ आपने अपनी ग्रोथ को फाइनेंस किया। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब इस एरा में मैं अगर आता हूँ 2019 से लेके आज तक, देखिए उसमें इस स्टोरी के तहत, अब ये मुझसे कोई ना पूछे कि ये इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है और इसकी सोर्स क्या है। आप भी जर्नलिस्ट रही हैं मैडम, मेरे फादर भी जर्नलिस्ट रहे हैं और मैं भी, हमारे घर पे भी उस वक्त के ज़माने के नोटिस आते थे कि आप बताइए खबर आपके पास कहाँ से आई। तो ये तो एक बिल्कुल क्लियर बात है कि जर्नलिस्ट अपनी सोर्स नहीं बताएगा और जर्नलिस्ट जब सोर्स नहीं बताता तो उसके पास उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ उन्होंने जो दिए और इस हद तक दी है कि $100 मिलियन एक दिन के अंदर जुलाई में गया, वहाँ तक इतनी कंफर्म जब एक कोई बात करता है इसका मतलब है उसके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है और मौजूद है, एंड आई कैन वाउच फॉर इट, उनके पास मौजूद है। बट व्हाट आई एम सेइंग, इन 3 सालों में जब मैं $5.7 बिलियन की पंपिंग देखता हूँ, देखिए जब डार साहब का मुआहदा हुआ है IMF के साथ, या पिछला पीपल्स पार्टी का मुआहदा हुआ था, उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं थी कि आप इंटरवेंशन मार्केट में नहीं करेंगे, ता हद तक के बहुत ज़्यादा आपकी एक टर्म ऑयल ना आ जाए या बम्पी राइड ना आ जाए। इस मरतबा ये पहली दफ़ा हुआ है कि आपने एक मुआहदा किया है फ्री फ्लोट का कि जी कि हम एक्सचेंज इंटरवेंशन नहीं करेंगे मार्केट के अंदर। इसके बावजूद जो ये करना, मेरा ख्याल है, मैं वसूख के साथ कह रहा हूँ आपके इस प्रोग्राम में कि ये बात IMF को पता है और IMF, मेरा ख्याल है, मैं आपको बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ, IMF को ये बात पता है। और ये $1.2 बिलियन जो हमने दिए हैं मार्केट में, बात यह है कि अगर उस वक्त, अगर फ़र्ज करें मार्केट में दोनों हुकूमतों में अगर मार्केट इंटरवेंशन की जाती थी और स्टेट बैंक या किसी भी तरीके से मार्केट में पंपिंग किए जाते थे डॉलर, तो आपकी करेंसी स्टेबल रही है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि आप मार्केट में पंपिंग भी कर रहे हैं और डिवैल्यूएशन भी कर रहे हैं, मार्केट में पंपिंग भी कर रहे हैं और इनस्टेबल भी हो जाते हैं। इसकी वजह से आपका एक विशेष सर्कल है जो बिगड़ने वाला है और जो बिगड़ जाएगा। देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ रहा है, आपकी इंपोर्ट्स 2 महीने में 12.7 बिलियन पे टच कर गई हैं। मेरे नज़दीक, मैं एक अपना पूरी हमारी एक टीम है, बहुत टेक्निकल टीम है, जिसने 0.38 जब लास्ट टाइम भी नेगेटिव इन्फ्लेशन ग्रोथ बताई थी, वी आर द ओनली टीम जिसने ये बताई थी। आज हमारी टीम, वही एक्सपर्ट टीम मेरे पास जो मौजूद है, हमारी वर्किंग और मेरे रिव्यू के साथ, मैं आपके इसके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह सकता हूँ कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट अगर इसी पेस पे रहा तो 16 to 17 बिलियन US डॉलर्स हो जाएगा। इसके अलावा आपका इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, इसेंशियल फूड इन्फ्लेशन एक महीने के अंदर 0.5 बढ़ा है अर्बन और 0.8 बढ़ा है रूरल। तो मैं ये समझता हूँ ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। अच्छा, ये अब आप, वी आर गोइंग इनटू टू मेनी फिगर्स, आप जो, लेकिन मोटी बात जो आप फरमा रहे हैं और फरूक साहब भी कह रहे हैं, ये नहीं कि फरूक साहब कह रहे हैं द स्टेट बैंक गवर्नर इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन, लेकिन नेट तो यही है। आपने जैसे कहा कि डॉलर पंपिंग भी किया है और उसके बावजूद जो है हम देख रहे हैं कि रुपया जो है डिप्रिशिएट हो रहा है और उसके नतीजे में जो फरूक साहब ने बताया, महंगाई तो फिर इनएविटेबल है गिवन ऑल द वेरियस काइंड ऑफ इम्पोर्ट्स पाकिस्तान डज। बहुत बड़ा ये सवाल है नाज़रीन, और लगता है कि जो इस वक्त सूरत हाल है उस सब वाकई जो रुपये की वैल्यू को मैनेज किस तरह से आप कर रहे हैं वो बिकम्स अ बिग क्वेश्चन। ब्रेक के बाद आएंगे, फिर हम मुजम्मिल असलम साहब से बात करेंगे, आस्क हिम टू एक्सप्लेन। स्टे विद अस। नाज़रीन, हम बात करें पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, ख़ास तौर पर कि पाकिस्तान की तारीख में जो डॉलर की कीमत है कभी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी और इधर तक पहुंची भी नहीं। और अभी आप सुन रहे थे हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि एक तरफ इसहाक डार साहब के ज़माने में बड़ी तनकीद हुई कि जी आर्टिफिशियली रुपए को नीचे रख रहे हैं, लेकिन अभी आज की रिपोर्ट जो आई है इसमें अखबार में, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, जो कि शहबाज राना की है, उसको आप देखें पैनलिस्ट कोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी
हुकूमत ने पंप इन किए डॉलर्स, उसके बावजूद जो है कीमत जो है उसकी वैल्यू संभल नहीं पा रही और नीचे नीचे जा रही है रुपये की वैल्यू। तो मुजम्मिल असलम साहब, आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं सिचुएशन को? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे दिल चाह रहा है कि अब क्योंकि वकालत की तरह बात हो रही है तो वो कोर्ट में हमने फिल्मों में देखा है कि वो जो वकील होता है वो कहता है जी मेरे फाजिल दोस्त ने ये बात की। तो मैं शुरू करूंगा कि अशफाक तौला साहब ने जो बातें की हैं, वैसे मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। देखिए, एक फ़र्क होता है एक प्रोफेशनल में और एक जर्नलिस्ट में। अब अशफाक तौला साहब जो है एक जर्नलिस्ट की खबर को उठा के पीट रहे हैं कि 1.2 अरब डॉलर और हमसे सोर्स ना पूछें। देखिए, प्रोफेशनल होता है ना, वो प्रोफेशनल का काम होता है, चले हम उससे सोर्स नहीं पूछते शहबाज राना से। अशफाक तौला किस चीज़ के प्रोफेशनल हैं? ये कह रहे हैं मेरे पास टीम है पूरी जिन्होंने पूरी कैलकुलेशन की है, तो वो सामने रख देते। अब मैं आपके सामने कैलकुलेशन रखता हूँ 2-3 चीज़ों की। स्टेट बैंक के रिजर्व्स पाकिस्तान की तारीख के सबसे हाईएस्ट एवर रिजर्व्स हैं, 19 अरब डॉलर प्लस। पाकिस्तान के इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हाईएस्ट एवर रिजर्व्स है 27 अरब डॉलर। जिस दिन इसाक डार साहब और फिर उनके जो 1 साल, अगर आप मुझसे कहें कि पाकिस्तान की तारीख से 1 साल को हटा दें तो वो कौन सा साल होगा? मैं कहूँगा 2017-18, जिसमें मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना थे। जब इन्होंने हैंड ओवर किया तो इन्होंने 16 अरब डॉलर पे रिजर्व्स एक आदमी को दिए और 19 अरब डॉलर का खसारा साथ दिया जेब में डाल के। और आज हैरत हो रही है ऐसे लोगों की बातें सुन के कि ये उस वक्त को याद कर रहे हैं और इस वक्त को बुरा कह रहे हैं जिसमें खसारा आपका है 1.8 अरब डॉलर। यानी कि जमीन और आसमान भी जो है ना, मैं कहूंगा कि ज्यादा फर्क है, उसको भी दुगना कर दें। एक शख्स 19 अरब डॉलर का खसारा और दूसरी हुकूमत उस खसारे को कम करके 1.8 अरब डॉलर पे ले आई और ये कह रहे हैं कि जी 1 साल के बाद में 15-16 अरब डॉलर हो जाएगा। तो अच्छा, फिर अब आगे चले। अब इसके बाद आ जाएगी, ये कहते हैं कि जी 1.2 अरब डॉलर इन्होंने करेंसी को सपोर्ट करने के लिए फेंके हैं। मुझे एक बात बताएं कि अगर 1.2 अरब डॉलर इन्होंने 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि करेंसी को सपोर्ट करने के लिए फेंके हैं, पिछले 2 सालों में इन्होंने मार्केट से खरीदे कितने डॉलर हैं? अगर इन्होंने इससे ज्यादा डॉलर खरीदे हुए तो फिर ये कह रहे हैं कि आईएमएफ को पता है। आईएमएफ को पता है तो क्या हो गया, हमारा मुल्क है, हम कोई छुप के काम थोड़ी कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि जी वो देखें, पहली दफा ऐसा हो रहा है कि डॉलर भी फेंक रहे हैं और रुपए की कदर भी गिर रही है। ये काम तो मिफ्ता इस्माइल ने भी किया था जब वो 105 पे आए थे। वो रोजाना डॉलर मार्केट में बेचते थे और जिस दिन गए 123 रुपए में डॉलर देके गए। डाटा की इनकी याददाश्त मेरे से ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। अच्छा मुजम्मिल, 1 मिनट जी। मुजम्मिल, मुझे पूछने दें आपसे, आई नीड टू आस्क यू, ये बताइए, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें नाज़रीन के लिए कि ये डॉलर की जो कीमत है वो इतनी तेजी से बढ़ी है, आपको उसकी परेशानी हो रही है? डू यू थिंक इट्स अ वरी समथिंग? देखिए, मैं यही कह रहा हूं ना कि मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट जब कोई इकोनॉमी पे बात करे। आपको मैं बताता हूं, जून 26 2019 यानी कि आज से 2.25 साल पहले हमारा एक्सचेंज रेट था 166 रुपए। फिर वहां से कम होकर 155 रुपए हुआ। फिर पिछला साल जब कोविड आया, डेट वापस से नोट कर लीजिएगा, 27 अप्रैल 2020 168 रुपए का डॉलर था पिछले साल। और आज डेट है हमारी 14 या 15 सितंबर और हमारा रेट है 169। तो 2 सालों में पिछले हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसकी जो अगर आप देखें वॉलेटिलिटी लो से 3 रुपए की है। ये तो हुकूमत पहली दफा ऐसा हुआ हमने देखा, हमारी तो जिंदगी में, मैंने तो 17 साल में नहीं देखा। बाकी 2 साथी मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, तजर्बे में भी बड़े हैं, कता कलामी ना हो जाए। ये पहली दफा ये रजा बाकिर की रिजर्व मैनेजमेंट थी जिसने कोविड के टाइम पे एक्सचेंज को अप्रिशिएट होने दिया। और अभी भी अगर देखें तो 2 साल के मुकाबले में आपके रुपए की कदर 3 रुपए गिरी है। और अभी आजकल हालात देखें, बात यह है कि ये सारे बैठ के आइसोलेशन पे बातें करते हैं, इनको अंदाजा ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। दुनिया में इस वक्त जब से कोविड खुला है हर चीज की कीमतें दुगनी हो गई हैं, हर चीज की कीमतें। इधर आप कह रहे हैं कि जी महंगाई, तेल की कीमत डबल हो गई पिछले 6 महीने में, प्लास्टिक की कीमत डबल हो गई, दुनिया भर में इस वक्त महंगाई का रोना है, ये तो दैट इज करेक्ट। अच्छा, तो ये बताइएगा कि मुजम्मिल आपका पॉइंट क्या है? एक तो आपका अहम पॉइंट ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जी
डॉलर ये मत समझे यकदम इतना बढ़ गया। आप कह रहे हैं 167 से नीचे लेके आई है हुकूमत और अभी 2 रुपए ज्यादा है। एक तो आप ये कह रहे हैं, बट ये जो डॉलर बढ़ रहा है आप कह रहे हैं और जो कीमतें बढ़ रही हैं, फरूख ये एक्सप्लेन करें कि क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पर महंगाई है उसका असर पाकिस्तान पे हो रहा है। आप क्या कहेंगे मुजम्मिल ने जो पूरा एक केस बनाया कि जी इतनी बड़ी तो क्राइसिस नहीं है जितना आप जिक्र कर रहे हैं, यानी कि मिसमैनेजमेंट नहीं है। ये जितना मैं जिक्र कर सकता हूँ शायद क्राइसिस उससे भी ज्यादा बड़ी। और वजह ये है कि अभी बात हो रही थी इन्फ्लेशन की कि बाकी दुनिया में भी बड़ी महंगाई है। अगर आप साउथ एशिया के अंदर देखें तो पाकिस्तान के अंदर बामुकाबला मालदीव्स कर लें, श्रीलंका कर लें, इंडिया कर लें, बांग्लादेश कर लें, नेपाल कर लें, इन सब ममालिक में हमसे आधी इन्फ्लेशन का रेट है। हमारे यहाँ 8% चल रहा है, मालदीव में 1% है, 1%। नेपाल में 4 है, इंडिया में 4.6 है, श्रीलंका में 4.6 है, बांग्लादेश में 5.9 है। इन सारे ममालिक में भी कोरोना आई है, तो ये कह देना कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान में महंगाई हो गई है, ये दुरुस्त नहीं होगा। और इस महंगाई के नतीजे में गुर्बत और ज्यादा बढ़ेगी, आपकी जो फूड इनसिक्योरिटी है वो और ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा, 3 अगर मैं अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रख दूं, 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, उन 5 सालों में जो रुपए की डिवैल्यूएशन हुई है वो 20% की थी। उसके बाद 5 साल नवाज लीग के आए 2013-2018 तक, जो रुपए की डिवैल्यूएशन है वो 26% थी। पीटीआई की हुकूमत को आए हुए तकरीबन 37 महीने हुए हैं और आप समझिए कि तकरीबन 37% रुपया जो है वो गिर चुका है इन 37 महीनों में। तो औसतन 1% हर माह में गिर रहा है। इतनी जबरदस्त, इतनी खतरनाक किस्म की डिवैल्यूएशन हमने पिछले 74 सालों में पाकिस्तान में नहीं देखी है। और इसकी वजह ये स्टेट बैंक नहीं है, इसकी वजह ये है कि हमने जो अगस्त के महीने में $6.25 अरब की इंपोर्ट कर डाली। मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी एक महीने में हमने इतनी ज्यादा इंपोर्ट की हो। एक्सपोर्ट जो हम अब जश्न मना रहे हैं 2021 में कि हमने 31 अरब की एक्सपोर्ट कर डाली, आप अगर 2013 का साल निकाल के देखें उस वक्त भी हमने 31 अरब की एक्सपोर्ट की थी। तो हम पिछले 8, 10, 12 सालों में वही 31 अरब की एक्सपोर्ट में घूम रहे हैं। एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही, इंपोर्ट बढ़ती चली जा रही है और उसका नतीजा आपके सामने है, जिस तेजी से ये रुपया गिर रहा है। अच्छा नसीम, मैं आपको बता दूं, नेपाल मेरे पास अच्छा, कंप्यूटर है, मैं सामने बैठा हूं। सेगमेंट हमें क्लोज करना है, तो मुझे जी तोला साहब जरा ये बताइएगा कि ये मुजम्मिल जो इनका पॉइंट है वो कह रहे हैं जी बजाय आप इसको सेलिब्रेट करें कि पाकिस्तान का जो रिजर्व है वो इट्स एट 26 बिलियन और पहले कितना कम था, उसकी बजाय आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। इसका जवाब दें जी एंड देन विल क्लोज दिस। मेरा ख्याल है पहले मुजम्मिल साहब को कहने दें, तो फिर मैं बाद में क्लोज कर दूंगा आपके साथ, दोनों चीजें आ जाएंगी, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब ने कहा 1% नेपाल की इन्फ्लेशन है जी। डॉक्टर साहब ने कहा नेपाल में 1% इन्फ्लेशन है, वो 4.2% है। अभी मेरे सामने कंप्यूटर खुला है, कोई भी चैलेंज कर ले, डाटा की बात कर रहे हैं तो यूएस की पिछले महीने की इन्फ्लेशन आई है 5.3%, लास्ट ईयर थी 1%। आप वर्ल्ड फूड इंडेक्स उठा लें, 10 साल की हाईएस्ट एवर जो है इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आ चुकी हुई है। कमोडिटी प्राइसेस 2013 का रिकॉर्ड टूट चुका है, फ्रेट का 2010 का रिकॉर्ड टूट चुका है। आई थिंक वो रीजन को देख रहे थे मुजम्मिल, वो रीजन की बात कर रहे थे, ही वाज टॉकिंग अबाउट द रीजन में भी नेपाल बता दी 5% बोली है और पिछले साल इनकी 6.15% है। मैंने सामने अभी अपने लैपटॉप में ही आपकी, क्योंकि जूम पे बात कर रहा हूं, तो लैपटॉप में मैंने इन्फ्लेशन के नंबर खोल लिए। जी मैडम आप बताएं। तो आप कह रहे हैं कि मुकाबला ठीक है जी, योर पॉइंट इज मेड। तोला साहब वेरी क्विकली कंक्लूडिंग कमेंट्स। मैडम ये जो मेरे भाई ने कहा ना कि जी 166 से 3 रुपए का फर्क पड़ा है, तो 166 से 155 कैसे आया? हॉट मनी लेके आए आप, 7% से 13.25% आपने इंटरेस्ट रेट किया, 3 ट्रिलियन का एक्सेस डेट सर्विसिंग की आपके अपने उस पर, 4.3 ट्रिलियन की आपकी टोटल एग्जॉस्ट किया आपने रिसोर्सेज बिकॉज के आप टैक्स टारगेट पूरे नहीं कर सके। 2 साल आपके टैक्स टारगेट नेगेटिव में गए। माशाल्लाह से जो ग्रोथ रेट की है मेरे भाई बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं,
वो एक स्टोरी अलग आई है, जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी के जो मेंबर ने जो कही है कि जी मुझे कहा गया था कि 4% ग्रोथ रेट ले आइए। आगे आप चलिए कि ये जो कह रहे हैं कि कमोडिटी प्राइस बढ़ी है, तो हालांकि एक सेकेंड तोला साहब, हमने हुकूमत के मिनिस्टर से बात की है, वो कह रहे हैं एक्चुअली 6.5 इस वक्त ग्रोथ रेट है। अभी तो आपको अंदाजा नहीं हो रहा कितनी तेजी से। चले इंशाल्लाह एक और कोई वारसी साहब आएंगे, वो 6.5 नहीं 7.5 कर देंगे, कोई मसला नहीं है। बट व्हाट आई एम सेइंग माय डियर मैडम, इसमें एक चीज और ख्याल रखें कि अगर आप मुजम्मिल साहब तो डेटा माशाल्लाह क्रंचर हैं, मैं तो बिल्कुल नया नोवाइस खिलाड़ी हूं अभी। दो चीज़ों का मैं इनको बता देता हूं। अगर कमोडिटी की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लें, आज की जो कमोडिटी प्राइस है, एक्सपोर्ट देख लें, कहीं ज़्यादा होनी चाहिए, पिछले साल के मुकाबले में क्वांटिटी गिरी है आपकी, तो उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा कड़वा वो तू और मीठा गप गप की बातें मैं करूंगा, ऑब्जेक्टिव अगर एनालिसिस नहीं करूंगा ना तो कोई फायदा नहीं है। तीसरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बात याद रखिएगा। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया जी। आप जी प्रोग्राम, हमें ये सेगमेंट खत्म करना है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया आने का। प्रोग्राम है बात बड़ी क्लियर है। ये तो एक्सपर्ट जितने आएंगे मुख्तलिफ इनके जावियों से देखेंगे, कुछ तो फैक्ट्स हैं जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते। अल्टीमेटली जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, जो महंगाई है वो कमर तोड़ती है आम शहरी की, और उसकी फिक्र यकीनन हुकूमत को भी है और आप सबको भी है, और ये सबसे बड़ा इशू है। जब मैनेजमेंट होगी इकोनॉमी की तो अल्टीमेट सवाल यही होगा कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ी है। ग्लोबल है लेकिन मुल्क के अंदर भी आप उसको कैसे संभाल रहे हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी आने वाले दिनों में भी। अभी हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो तालिबान के दरमियान ये खबरें अब काफ़ी आई हैं, काफ़ी न्यूज़ एजेंसीज कह रही हैं कि आपस में कोई झगड़ा हो गया। इसमें कोई सच्चाई है या इज दिस जस्ट शेयर प्रोपेगेंडा? आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करेंगे अब अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में ये जो कहा जा रहा है कि तालिबान के 2 गिरोह बन गए हैं और वहाँ झगड़ा भी हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि मुल्ला बरादर जो हैं बड़े एक सीनियर मेंबर हैं और बानियों में से हैं इसकी तहरीक के, और पॉलिटिकल लेवल पर उन्होंने बड़ा अहम उनका रोल रहा है। और कुछ लोगों का कहना था कि मुल्ला बरादर जो है इस वक्त की गवर्नमेंट को हेड करेंगे। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो हक्कानी ग्रुप है उसके साथ इनका कोई झगड़ा वगैरह हुआ है। तो ये खबर BBC की पश्तो सर्विस में आई, BBC के और ज़ुबानों में इसका तज़किरा किया गया, और जो कुछ न्यूज़ सर्विसेज हैं उन्होंने भी इसका जिक्र किया। तो ये याद रहे कि इस वक्त तालिबान के हवाले से एक पूरी मुहिम भी चल रही है, क्योंकि वो जो तमाम कुव्वतें थी जो चाहती थी तालिबान ना आए और वो जीत करके आ गए हैं, वो बहुत काफ़ी प्रोपेगेंडा। पहले आपने सुना कि कहा गया मुल्ला बरादर का इंतकाल हो गया, तो फिर मुल्ला बरादर ने ऑडियो पैगाम दिया। तो इसी तरह की बातें नाजरीन सामने आ रही हैं, तो हमने सोचा कि इस पर बात करें। ब्रिगेडियर साद मोहन जो कि रह चुके हैं अफगानिस्तान में, तालिबान को बड़े करीब से देखा है एंड बड़ी करीब से फॉलो करते हैं वहाँ सिचुएशन जो है इस वक्त। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, आपको क्या खबर है? देखें, मतलब है कि मुख्तलिफ, आपने जैसे जिक्र भी किया कि डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को रूल आउट नहीं किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो मेरी पहली भी रीडिंग ये थी, जब शुरू में वो इनकी हुकूमत जब सामने आई और उसका वो हुआ, तो उससे वाज़े एक फ़र्क हुआ, और रिपोर्ट्स भी ये आ रही थी कि अंदर 2 मुख्तलिफ किस्म की आरा हैं, और हर मूवमेंट में ये एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट अगर आप उसको कहते हैं, उसमें इस तरह के मुख्तलिफ आरा होती हैं। मतलब है कि हार्ड लाइनर्स भी होते हैं, मिडिल रोडर्स भी होते हैं, और सॉफ्ट लाइन वाले भी होते हैं जिनको डव्स कहा जाता है। तो ये 2 मुख्तलिफ एक वो राय बन गई थी तालिबान की लीडरशिप के अंदर, और वो ये थी कि क्या हुकूमत बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात कैसे रखेगी, वो अंदर अफगानिस्तान के साथ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रखेगी। तो जो सॉफ्ट लाइन वाले थे वो कहते थे कि जी हमने पहले भी हुकूमत की थी, सस्टेनेबल नहीं था, अफगान अवाम में उसमें पजीराई उसकी नहीं हुई, दुनिया में
जो है वो किसी ने हमें रिकग्नाइज नहीं किया, सिवाय एक मुल्क ने मुकम्मल किया, बाकी दो ने तो वैसी वाजिबी से रिकग्निशन दी थी। तो वो कह रहे थे कि हमें दुनिया के साथ रहना है, हमें पैसे चाहिए, हमें एड चाहिए। अफगानिस्तान सारा कुछ इंपोर्ट करता है, ना यहाँ पर खाने की कोई चीज़ है, ना यहाँ पर अद्वियात हैं। तो हम अगर बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखेंगे और सख्त रवैया रखेंगे तो हम नहीं चल सकेंगे आगे। सख्त मौक़िफ़ वाले कह रहे थे कि हमने 20 साल जंग लड़ी है, तो हमने इसलिए लड़ी है कि हम लोगों की बात सुने, कि हमें कोई बताए कि कौन वजीर होगा, कौन नहीं होगा, और इंक्लूसिव होगा कि नहीं होगा। ये हमारा काम है, अफगान का काम है कि हम जो करें या ना करें। तो जो गवर्नमेंट सामने आई उससे तो ये लगा कि राउंड 1 जो है ना वो हार्ड लाइनर्स हावी हो गए और हुकूमत उनकी आई। और अगर आपने देखा कि जो इनकी जो पॉलिटिकल फेज था कतर में, उसके लोग जो है वो उनको कोई खास अपॉइंटमेंट ना मिली। बिरादर साहब जो थे, जो चीफ नेगोशिएटर थे, उनको उन्होंने मुआविन कर दिया, असिस्टेंट टू दी प्राइम मिनिस्टर टाइप कर दिया है। इस तरह तारिक को असिस्टेंट टू दी फॉरेन मिनिस्टर कर दिया। तो इस किस्म की जो सॉफ्ट लाइन वाले थे वो खत्म हो गया और आपने देखा कि हक्कानी नेटवर्क एक जो है उसका अच्छा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब एक मिनट, इसमें ये तो कहा जा रहा था ना कि दिस इज राउंड 1 और ये कहा जाता है इंटरिम गवर्नमेंट है कि शुरू में बस जल्दी में हम ये बना रहे हैं, उसके बाद हम रिव्यू करेंगे। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू कि दिस इज इंटरिम, दिस इज नॉट द परमानेंट गवर्नमेंट? जी बिल्कुल, ये मतलब है कि हम फिर भी मतलब है कि उन्होंने एक मैसेज दिया है, मैं इसको आपकी बात सही है, एक मैसेज दिया है कि फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। अभी हम हार्ड लाइन है, मतलब कुड बी बार्गेनिंग चिप हो सकता है फॉर अ क्विड प्रो क्वो कि ये आप कुछ करेंगे तो हम इधर कुछ इंक्लूसिव भी हो जाएंगे, पॉलिटिकली इंक्लूसिव हो जाएंगे और हम सॉफ्ट लाइनर्स को भी ऊपर ले आएंगे। लेकिन आगे से कोई रिकग्निशन की बात होती है, कोई एड की बात होती है, वो मतलब है कि शायद उसके लिए उन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट इसको कह के सामने जो है ना ये ले आए हैं। एक और मैं आपको बात बताऊं, इस वक्त जो मतलब है कि बिरादर जो है वो रॉयल्टी जो अफगानिस्तान में समझी जाती है ना, ही इज अ पोपलजई, और पोपलजई वो है जो हुकूमत अफगानिस्तान पे करते रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है दुरानी कन्फेडरेसी की, सबसे टॉप की ट्राइब है। करजई साहब इसका हिस्सा थे। तो ये है, ये गिलजई वगैरह को अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं, उनको ग्रेड 2 पख्तून समझते हैं। और बिरादर को बिल्कुल ये बात अच्छी नहीं लगी होगी कि इसमें उनका जो एज अ पोपलजई जो उनका बनता था, और ये उसके मुआविन थे मुल्ला उमर साहब के, और अगर ये अरेस्ट ना होते पाकिस्तान ने जब इनको कैद किया तो ये शायद अख्तर मंसूर की जगह पे होते और तालिबान के उसको हेड कर रहे होते, हिबतुल्लाह भी ना होता, अख्तर मंसूर भी ना होता। लेकिन तो मेरे ख्याल में ग्रज तो होगा उसका एक। अच्छा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब माजरत के साथ ये बताइए कि ये बात अपनी जगह सब दुरुस्त है, आपने कहा कि ट्राइबली ये सुपीरियर अपने आप को समझते हैं, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं उस पर जरा अगर फोकस कर लें। आपको जो खबर है, आप नजर रखते हैं इस पर, क्या आपस में झगड़े हुए हैं? ये जो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंशियल पैलेस में भी झगड़े हुए, फिर कहा कि नाराज होके मुल्ला बरादर चले गए, फिर कहा कि यानी कि इट ऑलमोस्ट पार्शली गॉट वायलेंट। तो आपको उस पर जरा कमेंट कीजिएगा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है या इसमें कोई सदाकत है? इसमें हाँ, इसमें सदाकत है, कुछ ना कुछ हुआ है और उसकी वजह से ऑडियो पैगाम आया है, वीडियो पैगाम नहीं आया है। और जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं वो तो कहते हैं कि जी वो मतलब एवैक्यूएट हो गए, वो कहते हैं कि मैंने अपना इलाज भी इधर जो है इधर नहीं कराना, काबुल में नहीं कराना, कंदहार में है। बहरहाल उसका तो सही पता नहीं चल रहा कि वो इस वक्त मौजूद किधर है, या काबुल में है या कंदहार चले गए हैं। लेकिन कुछ न कुछ प्रेसिडेंशियल पैलेस में कुछ न कुछ इस हुकूमत की वजह से कुछ हुआ है। अभी वो क्या हुआ है एग्जैक्टली उसके ऊपर स्पेकुलेट किया जा सकता है, खत्मी बात नहीं की जा सकती कि एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन फाइट हुई है, देयर इज सम प्रॉब्लम। अच्छा ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, ये भी याद रहे कि मुल्ला हिबतुल्ला जो अखुंज़ादा हैं वो भी कहीं ना उनकी कोई स्टेटमेंट आई है, ना वो दिखाई दिए, ना उनकी कोई तस्वीर आई है। उनके हवाले से भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। और अब ये जो आपने सुना, ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ सदाकत है। और ये जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इस पर काफ़ी हम बात करते रहे हैं पिछले दिनों बड़े एक्सपर्ट्स के साथ आपके सामने,